नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ यह प्रश्न बीबीए सेमेस्टर 1 ज्योग्राफी मेजर और माइनर दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट इस प्रश्न की तैयारी कर एग्जाम में नहीं जा रहे हैं उसे पछतावे के अलावा और कुछ देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी को जितना आप आसान समझ रहे हैं उतना आसान है नहीं। प्रश्न हमारा है तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करें। तो जो पृथ्वी का धरातल है वहां पर तापमान कहीं अधिक तो कहीं कम पाया जाता है, ठीक है। तो उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसी के बारे में हम लोग जानेंगे। पहला हेडिंग हम लोग इंट्रोडक्शन के रूप में तापमान या टेम्परेचर को देंगे। इसको हम लोग देखते हैं। पृथ्वी पर ऊष्मा का मुख्य स्रोत सूर्य है। पृथ्वी सूर्य से उत्पन्न लघु तरंगीय सौर विकिरणों से ही अपनी समस्त ऊष्मा प्राप्त करती है। पृथ्वी के अलग अलग भागों में सूर्य की एक समान ऊष्मा प्राप्त होती है। फिर भी धरातल पर बहुत से ऐसे कारक हैं जो पृथ्वी के अलग अलग भागों पर समान सौर ऊर्जा मिलने के बावजूद भी वहां के तापमान में अंतर देखने को मिलता है। तो पृथ्वी पर ऊष्मा प्राप्त होने का मुख्य साधन सूर्य है। सूर्य से ही पृथ्वी पर ऊष्मा प्राप्त होती है। पृथ्वी के अलग अलग भागों पर समान सौर ऊर्जा मिलती है, फिर भी धरातल पर बहुत से ऐसे कारक मौजूद हैं जिसके कारण से तापमान कहीं अधिक तो कहीं कम पाया जाता है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे कि कौन कौन से कारक तापमान को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, जिसमें पहला हमारा है अक्षांश का प्रभाव। इसको हम लोग देखते हैं। सूर्य की किरणें धरातल पर सभी जगह एक समान नहीं पड़ती है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है और ध्रुवों की तरफ क्रमशः तिरछी होती जाती है। लंबवत किरणें अधिक ऊष्मा प्रदान करती है, अतः जहां पर सूर्य की लंबवत किरणें पड़ती है वहां तापमान अधिक होता है, जबकि जहां तिरछी किरणें पड़ती है वहां तापमान कम होता है। मान लेते हैं हमारा ग्लोब है। ग्लोब के बीचों बीच एक लाइन होकर गुजरती है जिसे भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री होता है, ठीक है। ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा मौजूद होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर मकर रेखा मौजूद होती है। ये हमारा हो गया उत्तरी ध्रुव और ये हमारा हो गया दक्षिणी ध्रुव। तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर, ठीक है, भूमध्य रेखा पर क्या होती है, आकर सीधे पड़ती है, जबकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे वह जो किरणें होती है वह तिरछी होती जाती है, ठीक है, तिरछी होती जाती है, तो ज़्यादा मात्रा में वह फैल जाती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाएंगे क्या हो जाएगी, वह ज़्यादा मात्रा में फैल जाएगा, ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर जो सूर्य का तापमान होगा वह अधिक होता है, जबकि जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान का अंतर देखने को मिलता है। तो यह हमारा पहला कारक था अक्षांश का प्रभाव, यानी कि पृथ्वी पर कोई भी स्थान कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है या कितने डिग्री पर झुका हुआ है, इस पर वहाँ का तापमान निर्भर होता है। तो अक्षांश का प्रभाव तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। तो इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। दूसरा कारक हमारा है सागर तल से ऊंचाई। पृथ्वी के अलग अलग स्थान सागर तल से अलग अलग ऊंचाई पर स्थित है। समुद्र तल से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय तापमान क्रमशः कम होता चला जाता है, अतः विभिन्न स्थानों का सागर तल से अलग अलग ऊंचाई होने के कारण वहाँ के तापमान में भिन्नता पाई जाती है। तो इसको समझते हैं, ठीक है। मान लेते हैं हमारा सागर तल है, यानी कि समुद्र तल है। तो जैसे जैसे हम लोग समुद्र तल या सागर तल से ऊपर की ओर जाएंगे यहाँ पर तापमान क्या होता जाएगा, क्रमशः घटता जाएगा या कम होता जाएगा। तो पृथ्वी के धरातल पर जो विभिन्न स्थान होते हैं वह सागर तल से अलग अलग ऊंचाई पर स्थित होते हैं, जिस कारण से वहाँ पर तापमान अलग अलग देखने को मिलता है। इसके अलावा हम लोग एग्जाम्पल के लिए हिमालय पर्वत को ले सकते हैं। मान लेते हैं हमारा हिमालय पर्वत है, ठीक है। हिमालय पर्वत के निचले भागों में तापमान क्या होगा, अधिक होगा। यहाँ पर तापमान अधिक देखने को मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर चल जाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे, यहाँ पर तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा। यहाँ पर बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो स्थान सागर तल से जिस प्रकार से ऊंचाई पर स्थित होता है वहां पर उस प्रकार का तापमान देखने को मिलता है। तो यह तापमान को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक था। इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसके अलावा एक बात और, सागर तल से जैसे हम लोग 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे, प्रति किलोमीटर की दर से 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्रमशः कम होता चला जाएगा, ठीक है। नोट के रूप में यहाँ लिखा हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अब हम लोग देखते हैं। तीसरा कारक हमारा है सागर तल से दूरी। हमारे पृथ्वी पर स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। जलीय क्षेत्रों के नजदीक वाले स्थानों पर समुद्र का समकालीन प्रभाव दिखाई देता है, जिसके कारण से समुद्र के निकट वाले क्षेत्र गर्मियों में कम गर्म और सर्दियों में कम ठंडे रहते हैं। वहीं समुद्र तट से दूर वाले स्थानों में गर्मियों में अधिक गर्म और सर्दियों में अधिक ठंड देखने को मिलता है। तो जो हमारा पृथ्वी, ठीक है, 3 भाग से क्या हुआ है, जल से घिरा हुआ है। 3 भाग में जल है और 1 भाग में स्थल है। तो हमारे पृथ्वी पर स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार के क्षेत्र पाए जाते हैं। तो जो भी जलीय क्षेत्र हैं या जलीय क्षेत्र के निकट वाले जो स्थल होते हैं वहां पर समुद्र का समकालीन प्रभाव देखने को मिलता है।
जिसके कारण से समुद्र के निकट वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ गर्मियों में क्या होते हैं, कम गर्म देखने को मिलता है, वहीं सर्दियों में कम ठंडे रहते हैं। बढ़िया से समझो, यानी कि गर्मी के दिन में कम गर्म रहेगा और सर्दी के दिन में कम ठंडा रहेगा। वहीं जो समुद्र तट से दूर वाले स्थान होंगे वहाँ पर गर्मियों में अधिक गर्मी देखने को मिलेगा और सर्दियों में अधिक ठंड देखने को मिलेगा। तो सागर तट से जो स्थान जिस प्रकार की दूरी में स्थित होता है वहाँ उस प्रकार के तापमान देखने को मिलता है। तो यह तापमान को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक था सागर तट से दूरी। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चौथा कारक है स्थल और जल का स्वभाव। पृथ्वी पर स्थल और जल दोनों का स्वभाव अलग अलग होता है। सूर्य से आने वाली उष्मा की तरंगे स्थलीय भागों में कम गहराई तक प्रवेश कर पाते हैं, जिससे स्थलीय भागों के ऊपरी क्षेत्र जल्दी गर्म हो जाते हैं, जबकि जलीय क्षेत्रों में सूर्य की किरणें अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती है। अधिक गहराई के कारण उष्मा बड़े क्षेत्र में वितरित हो जाती है। तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं इधर वाला स्थलीय भाग है और इधर वाला जलीय भाग है। तो जो सूर्य की किरणें होगी, ठीक है, स्थलीय भागों में क्या होगा, केवल ऊपरी क्षेत्र पर ही पड़ पाती है, जिसके कारण से स्थलीय भागों का ऊपरी क्षेत्र जल्दी गर्म हो जाता है, ठीक है। वहीं जो जलीय क्षेत्र होता है वहां पर सूर्य की किरणें क्या होती है, अधिक गहराई तक प्रवेश कर जाती है। अधिक गहराई प्रवेश करने के कारण जो सूर्य की उष्मा होती है या गर्मी होती है अधिक क्षेत्र पर फैल जाती है, ठीक है। तो यहाँ समझते हैं, तो स्थलीय क्षेत्रों का जो ऊपरी भाग होगा वह जल्दी गर्म हो जाएगा, वहीं जलीय क्षेत्रों का जो जलीय क्षेत्र वाला भाग होगा वह धीरे धीरे गर्म होगा और धीरे धीरे ही ठंडा होगा। तो पृथ्वी के धरातल पर स्थल और जल दोनों का स्वभाव अलग अलग होने के कारण दोनों स्थानों पर तापमान अलग अलग देखने को मिलता है। तो यह तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला चौथा कारक था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देंगे धरातलीय ढाल। पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न प्रकार के उच्चावच तथा पर्वत पठार पाए जाते हैं। ऐसे में जिन धरातलीय क्षेत्रों का ढाल सूर्य के सम्मुख अर्थात सूर्य के ढाल की ओर होता है वहां पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती है, जिससे उस भाग का तापमान अधिक होता है, जबकि जो भाग सूर्य की किरणों के विमुख या विपरीत होता है वहां तापमान कम होता है। तो इसको समझते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं यह सूर्य है, ठीक है, और यह कोई पर्वतीय पठार या कोई भी क्षेत्र है। तो जिन स्थानों पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ेगी, इस भाग पर जो भी किरणें सीधे पड़ेगी, ठीक है, तो यह वाला जो भाग होगा यहाँ पर तापमान अधिक देखने को मिलेगा, जबकि इसके ई पट्टी वाले भाग पर, ठीक है, यहाँ पर तापमान कम होगा। तो जो स्थान सूर्य की किरणों के सामने होता है वहां पर तापमान अधिक देखने को मिलता है, जबकि उसके विपरीत वाले भाग पर तापमान कम होता है, ठीक है। तो यह था पांचवा कारक धरातलीय ढाल, इसको समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। छठा कारक हमारा है प्रचलित पवने। किसी क्षेत्र में प्रचलित पवने भी तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं, क्योंकि जिस क्षेत्र से पवने उत्पन्न होती है वहां के वायुमंडलीय और तापीय दशाओं को भी अपने साथ लेकर चलती है। तो जो पवने या हवा होती है जिन स्थानों से उत्पन्न होती है वहां के वायुमंडलीय दशाओं और तापमान को भी अपने साथ लेकर दूसरे स्थानों की ओर चल देती है, ठीक है। तो जो पवने होती है जब वह गर्म इलाकों से होकर ठंडे इलाकों में आती है तो इससे क्या होता है, ठंडे इलाकों का तापमान होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। वहीं जब पवने जो होती है वह ठंडे इलाकों से गर्म इलाकों की ओर आती है तो इससे तापमान वहाँ का कम हो जाता है, ठीक है। तो यह तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला छठा कारक था प्रचलित पवने। सातवां पॉइंट हमारा है महासागरीय धाराएं। प्रचलित पवनों की तरह महासागरीय धाराएं भी किसी क्षेत्र के तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए जिन क्षेत्रों के समीप गर्म धाराएं बहती है वे तटों को गर्म बना देती है, ठीक इसी प्रकार से ठंडी धाराएं बहने पर तटों के तापमान को कम कर देता है। तो देखो अभी हम लोग देखे थे ना, जो पवन जो था अपने साथ क्या ले जा रहा था, अधिक गर्म हवा चल रहा है तो वह गर्म तापमान को भी अपने साथ लेकर दूसरे स्थानों पर चल जाता था, ठीक है। उसी प्रकार से जो महासागरीय धाराएं होती है, ठीक है, यदि वह गर्म इलाकों से बहकर आ रही है ठंडी इलाकों पर या ठंडी तटों की ओर आ रहा है तो इससे क्या होगा, ठंडी इलाकों का तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा। जबकि यदि महासागरीय धाराएं ठंडी है और वह गर्म इलाकों की ओर आ रही है, ठीक है, तो इससे जो गर्म इलाकों का थोड़ा सा तापमान क्या होगा वह कम हो जाएगा। इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो गर्म जलधाराएं जब तटों की ओर जाएगी तो इससे तापमान बढ़ेगा, जबकि जो ठंडी जलधाराएं होगी वह तटों की ओर जाएगा तो तापमान कम होगा। तो महासागरीय धाराओं के कारण भी कहीं पर तापमान कम तो कहीं पर अधिक पाया जाता है। आठवां कारक हमारा है मेघाच्छादन। मेघाच्छादन अर्थात हमारे वायुमंडल में बादलों की स्थिति कैसी है, ये दशाएं भी तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। इसको हम लोग समझते हैं। तो जो सूर्य की किरणें होती है, सूर्य की किरणों को धरातल पर पहुंचने से पहले वायुमंडल की मोटी परतों से होकर गुजरनी पड़ती है। वायुमंडल में ही बादल बने होते हैं। तो जब सूर्य की किरणें बादल से होकर गुजरती है, ठीक है, तो जो बादल होते हैं
तो बादल क्या करते हैं, सूर्य के किरणों को रोक देता है, जिसके कारण से सही मात्रा में तापमान नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो जिन स्थानों पर बादल अधिक होता है वहां पर तापमान कम देखने को मिलता है, जबकि जहां पर बादल या आसमान साफ रहता है वहां पर तापमान अधिक होता है। ठीक है, तो मेघाच्छादन यानी कि बादलों की स्थिति के कारण भी कहीं पर तापमान अधिक तो कहीं कम पाया जाता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आप तापमान के वितरण को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आप इस प्रश्न को तैयार करके अच्छे से जाइए, एग्जाम में एकदम यही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।